स्वागत है। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें आजकल लोग नॉर्थ ईस्ट का मोदी या फिर बीजेपी का चाणक्य भी कहते हैं। मेरा मतलब है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हाँ, और उनकी कहानी मतलब काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक वक्त था जब पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट, वहां बीजेपी की मौजूदगी मतलब बहुत ही कम थी, न के बराबर समझिए। सही कहा। और आज देखिए तो लगभग हर राज्य में या तो बीजेपी है या उसके सहयोगियों की सरकार है। ये बदलाव बहुत बड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव को ही देख लें, 25 सीटें हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और तब बीजेपी को मिली थी सिर्फ 8। सिर्फ 8। और अब एनडीए के पास 18 सांसद हैं, और उसमें से भी 14 तो बीजेपी के अपने हैं। कमाल है। तो ये जो इतना बड़ा राजनीतिक बदलाव आया और ये जो गठबंधन साधे गए, इसके पीछे एक नाम बार बार सुनने में आता है, हेमंत बिस्वा शर्मा। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है, जैसा मैंने कहा, कि उनका जो राजनीतिक सफर है वो कांग्रेस से शुरू हुआ था, और कांग्रेस में भी वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, बहुत ताकतवर मंत्री थे। हाँ, ये बात तो है। उनका कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना और फिर देखते देखते पूरे नॉर्थ ईस्ट में पार्टी के विस्तार के वो मुख्य रणनीतिकार बन गए। ये कहानी मतलब इसमें कई परतें हैं। आज वो सिर्फ असम के सीएम नहीं हैं, पूरे इलाके में बीजेपी का चेहरा है, उनके संकट मोचक हैं। तो चलिए, आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हेमंत बिस्वा शर्मा के सफर को समझने की कोशिश करते हैं। छात्र राजनीति से सीएम बनने तक उनकी रणनीति, उनका प्रभाव, देखते हैं क्या कुछ पता चलता है। जरूर, शुरू करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत उनके जन्म से करते हैं। 1 फरवरी 1969 गुवाहाटी में जन्म हुआ। परिवार का माहौल, जैसा कि पता चलता है, काफी साहित्यिक था। हाँ, उनके पिता कैलाशनाथ शर्मा वो कवि थे, लेखक थे। माँ मृणालिनी देवी भी साहित्य सभा से जुड़ी थी, लेकिन राजनीति से मतलब सीधा कोई लेना देना नहीं था परिवार का। तो फिर राजनीति में कैसे आ गए? वो चिंगारी कहाँ से लगी? शायद इसकी जड़ें असम आंदोलन में हैं। वो जो 1979-80 का दौर था, जब अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ आंदोलन बिल्कुल चरम पर था। हाँ, वो तो बहुत बड़ा आंदोलन था। उस वक्त हेमंत की उम्र महज, आप सोचिए, 10-11 साल रही होगी। हाँ। और इतनी छोटी उम्र में वो छात्र संगठन आसू, मतलब ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, उससे जुड़ गए। 10 साल की उम्र में? ये तो हाँ। असाधारण है। और वो सिर्फ जुड़े नहीं, वो सक्रिय थे। प्रफुल्ल कुमार महंत, भृगु कुमार फुकन, जो बाद में बड़े नेता बने, उनके साथ काम करते थे। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें तब विस्मय बालक यानी वंडर बॉय कहा जाता था। अच्छा, वंडर बॉय। जी। शुरुआत में आंसू के लिए प्रेस रिलीज ले जाने जैसे काम करते थे, और बाद में वो आंसू की गुवाहाटी यूनिट के महासचिव भी बने। तो वो संगठनात्मक हुनर और राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो शायद बचपन से ही दिखने लगी थी। और उनकी पढ़ाई, वो भी गुवाहाटी के मशहूर कॉटन कॉलेज से हुई है ना, जहाँ से कहते हैं कई मुख्यमंत्री निकले हैं। सही कहा। कॉटन कॉलेज असम के 15 मुख्यमंत्रियों में से 7 वहीं से पढ़े हैं। हेमंत सबसे ताजा खड़ी हैं, और कॉलेज का जो आदर्श वाक्य है ना, अपरम तेन वे द्वयम, मतलब एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य को साधो। ये बात उनके राजनीतिक जीवन पर आप देखें तो काफी सटीक बैठती है। कॉलेज में भी वो काफी एक्टिव थे। छात्र संघ के महासचिव बने, एक बार नहीं 3 बार। जबरदस्त वक्ता थे, ऑर्गेनाइजर अच्छे थे, रणनीतिकार माने जाते थे। बाद में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की, एलएलबी किया, पीएचडी भी की। तो छात्र राजनीति के बाद जो फॉर्मल पॉलिटिक्स है, उसमें एंट्री कांग्रेस से हुई। हाँ, 1994 में। उस समय जो मुख्यमंत्री थे हितेश्वर सैकिया, उनसे उनके संपर्क पहले से थे। कहते हैं सैकिया ने उनकी प्रतिभा को पहचाना था। अच्छा। और उन्हीं की मदद से उन्हें छात्र और युवा कल्याण के लिए एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति बनी थी, उसमें सदस्य सचिव बनाया गया। तो ये एक तरह से उनका औपचारिक राजनीति में पहला बड़ा कदम था। लेकिन पहला चुनाव जीतना आसान नहीं रहा उनके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1996 में कांग्रेस ने टिकट तो दिया जालकबाड़ी सीट से, लेकिन वो हार गए। और हारे भी किससे? अपने ही पूर्व छात्र नेता भृगु फुकन से, जिन्हें वो अपना गुरु भी मानते थे। फुकन उस समय असम गण परिषद यानी एजीपी में थे। ये बड़ा झटका था। हाँ, जाहिर है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं। और यहीं पर एक दिलचस्प किस्सा आता है। कहते हैं हार के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें एक सलाह दी थी। क्या? राव ने कहा, उम्मीदवार चुनाव हार सकता है, पर उसे अपनी सीट कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और हेमंत ने ये बात गांठ बांध ली। अगले 5 साल उन्होंने जालकबाड़ी में जमीन पर बहुत काम किया, लोगों से मिलते रहे, जुड़े रहे।
और फिर 2001 में नतीजा मिला। बिल्कुल। 2001 में वो फिर भृगु फुकन के सामने थे। फुकन इस बार एनसीपी के टिकट पर थे और इस बार हेमंत जीत गए, विधायक बन गए। और यहीं से कांग्रेस में उनका कद तेजी से बढ़ने लगा। तरुण गोगोई मुख्यमंत्री बने और हेमंत को राज्य मंत्री बनाया गया। और फिर तो वो तरुण गोगोई सरकार में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे ना? बहुत तेजी से बढ़े। 2006 आते आते तो वो कैबिनेट मंत्री थे। स्वास्थ्य, वित्त, योजना और विकास, मतलब कई बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे। उनको तरुण गोगोई के बाद सरकार और पार्टी दोनों में नंबर 2 माना जाने लगा था। कई लोग तो उन्हें शैडो सीएम तक कहते थे। शैडो सीएम? हाँ, उनकी प्रशासनिक पकड़ मजबूत थी और माना जाता था कि राज्य के कई बड़े फैसले, चाहे वो उग्रवादी संगठनों से बातचीत का मामला हो या अवैध नागरिकता का मुद्दा हो, उनकी राय के बिना नहीं होते थे। 2011 के जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी कहते हैं उनकी भूमिका बहुत अहम थी। हाँ, बिल्कुल। उस चुनाव में कांग्रेस बड़ी आसानी से जीती थी और उसका काफी क्रेडिट हेमंत को दिया गया, क्योंकि जो पूरा चुनाव प्रचार का मैनेजमेंट था वो मुख्य तौर पर वही देख रहे थे। और इनाम में उन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला। जी, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग। तो यहां तक मतलब सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था, उनके पक्ष में था। तो फिर कांग्रेस से रास्ते अलग क्यों हो गए? मतलब कहां से वो टकराव शुरू हुआ? देखिए, टकराव की जो मुख्य वजह थी वो शायद महत्वाकांक्षा और भविष्य की राजनीति से जुड़ी थी। तरुण गोगोई जो थे वो अपने बेटे गौरव गोगोई को राजनीति में आगे बढ़ा रहे थे। हाँ, गौरव गोगोई। गौरव अमेरिका से पढ़कर लौटे थे और उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। जी। अब हेमंत को ये लगने लगा कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी जो दावेदारी थी उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। तो क्या उन्होंने पार्टी हाईकमान से, मतलब दिल्ली में बात करने की कोशिश नहीं की? कई बार की। जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने दिल्ली के कई चक्कर लगाए, सोनिया गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिले। उन्होंने अपनी बात रखी कि तरुण गोगोई की पकड़ अब कमजोर हो रही है, पार्टी को सोचना चाहिए, नेतृत्व बदलना चाहिए। उन्होंने अपने समर्थन में कई विधायकों को लाने की कोशिश भी की, लेकिन जो कांग्रेस आला कमान था, खासकर राहुल गांधी, उन्होंने तरुण गोगोई पर ही भरोसा बनाए रखा। और शायद 2014 में जब गौरव गोगोई को लोकसभा का टिकट मिल गया, तब बात और बिगड़ गई होगी। हाँ, वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। हेमंत का जो असंतोष था वो खुलकर सामने आ गया। तरुण गोगोई ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो हेमंत पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, उन्हें अपना ब्लू आइड बॉय मानते थे। लेकिन अब रिश्तों में दरार आ चुकी थी। हेमंत ने तो पब्लिकली भी राहुल गांधी की लीडरशिप स्टाइल पर सवाल उठाए, यहां तक कि उन्हें घमंडी तक कह दिया। ये खींचतान करीब 2 साल चली। और फिर आखिर में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी दी। हाँ, अगस्त 2015 में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के साथ अपना 2 दशक से भी ज्यादा पुराना रिश्ता तोड़ दिया। ये असम की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। बिल्कुल। अब यहाँ से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है, उनका बीजेपी में आना। ये कैसे हुआ? क्या ये सब आसानी से हो गया? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं था। देखिए, आमतौर पर लोग मानते हैं कि राम माधव उन्हें बीजेपी में लाए, लेकिन द कैरवान मैगजीन की एक रिपोर्ट कुछ और बताती है। अच्छा, क्या? रिपोर्ट के मुताबिक असली सूत्रधार थे उस समय के असम बीजेपी अध्यक्ष सिद्धार्थ भट्टाचार्य, और उन्हें यह काम राम माधव ने ही सौंपा था। भट्टाचार्य ने हेमंत से संपर्क साधा। तो भट्टाचार्य का क्या आकलन था हेमंत के बारे में? मतलब बीजेपी के लिए वो क्या थे? भट्टाचार्य ने यह पाया कि हेमंत कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं, ये तो साफ था, लेकिन बीजेपी में अपने भविष्य को लेकर भी वो थोड़े अनिश्चित थे, डरे हुए थे। भट्टाचार्य को लगा कि हेमंत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं और उनके पास रिसोर्स भी हैं, पैसा भी, समर्थक भी। तो ये चीजें उन्हें बीजेपी के लिए बहुत वैल्यूएबल बनाती थी। लेकिन साथ ही एक रिस्क भी था, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा पार्टी के अंदर जो पावर इक्वेशंस थे उन्हें बदल सकती थी। लेकिन उनके बीजेपी में आने का पार्टी के अंदर ही विरोध भी हुआ। वो किस्सा क्या है? हाँ, वो काफी नाटकीय था। हुआ ये कि जुलाई 2015 में जब भट्टाचार्य हेमंत को लेकर दिल्ली आए बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए, तो ये खबर लीक हो गई। और ये बात पहुंच गई सर्बानंद सोनोवाल तक। सोनोवाल उस समय केंद्र में मंत्री थे और असम में बीजेपी का सीएम फेस माने जा रहे थे। तो सोनोवाल क्यों विरोध कर रहे थे? शायद उन्हें डर था कि हेमंत आ गए तो मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी कमजोर पड़ जाएगी। क्या शायद कोई और वजह रही हो? लेकिन हुआ ये कि सोनोवाल ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ मिलकर दिल्ली में अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और उसमें क्या कहा? उसमें उन्होंने हेमंत का नाम लेकर उन पर लुई बर्जर स्कैम में शामिल होने के गंभीर आरोप लगा दिए। ये एक अमेरिकी कंपनी से जुड़ा कथित रिश्वत का मामला था।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हेमंत की बीजेपी एंट्री पर मतलब तुरंत ब्रेक लगा दिया। उनकी हालत ऐसी हो गई कि न घर के रहे न घाट के। बाप रे, तो फिर वो बीजेपी में आए कैसे? अमित शाह का क्या रोल रहा? इस झटके के कुछ दिन बाद हेमंत और सिद्धार्थ भट्टाचार्य दोनों मिले तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से। अच्छा। बताया जाता है कि अमित शाह ने सोनोवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक गलती बताया और हेमंत को पार्टी में उनके भविष्य को लेकर पूरा भरोसा दिलाया। शाह शायद हेमंत की राजनीतिक क्षमता को और कांग्रेस को कमजोर करने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है इसको समझ रहे थे। इसी आश्वासन के बाद फिर हेमंत अपने समर्थक 9 और कांग्रेसी विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी के अंदर फिर क्या रिएक्शन था? मतलब पुराने नेता उन्हें आसानी से स्वीकार कर रहे थे? नहीं, शुरुआत में तो अंदर ही अंदर काफी शक था, विरोध भी था। कहते हैं कि पार्टी के कुछ पुराने नेता तो मजाक में हेमंत और उनके साथ आए विधायकों के लिए कहते थे कि देखो, रावण अपने 10 सिरों के साथ आ गया है। अच्छा। लेकिन हेमंत ने अपने मैनेजमेंट स्किल्स और पर्सनल रिलेशन से इस अंदरूनी विरोध को धीरे धीरे संभाल लिया और धीरे धीरे उनकी और सोनोवाल की भी पटरी बैठने लगी, क्योंकि देखिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। हाँ, ये तो है। सोनोवाल को चुनाव जीतने के लिए हेमंत के जमीनी नेटवर्क और उनके मैनेजमेंट की जरूरत थी और हेमंत को बीजेपी में अपनी जगह पक्की करने के लिए सोनोवाल जैसे स्थापित नेता के साथ की। और फिर 2016 के असम चुनाव में बीजेपी ने उन पर एक बड़ा दांव खेला, उन्हें संयोजक बना दिया। हाँ बिल्कुल, बीजेपी आला कमान ने उन पर भरोसा दिखाया और उन्हें चुनाव के लिए पार्टी का संयोजक बनाया। ये एक बड़ा फैसला था उस समय। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की लहर तो थी ही, लेकिन असम में बीजेपी की जो पहली ऐतिहासिक जीत हुई। हाँ, अकेले 60 सीटें जीती थी बीजेपी ने, गठबंधन को 86। जी, उस जीत के पीछे हेमंत की चुनावी रणनीति, उनका जमीनी मैनेजमेंट और उनके आने से कांग्रेस का जो कैडर था उसका मनोबल टूटना, इन सबको बहुत अहम माना जाता है। उनका जो चुनावी गणित था वो बिल्कुल सटीक बैठा। लेकिन मुख्यमंत्री तब सर्बानंद सोनोवाल बने। हाँ, मुख्यमंत्री सोनोवाल बने। वो अपनी साफ सुथरी सौम्य छवि के लिए जाने जाते थे, लेकिन सरकार चलाने में हेमंत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। कहा जाता है कि सरकार की कई बड़ी कल्याणकारी योजनाएं, जैसे वो एक योजना थी जिसमें करीब 22 लाख गरीब परिवारों को हर महीने 830 रुपए दिए जाते थे। हाँ, सुनी है। वो उन्हीं के दिमाग की उपज थी। तो उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखाई। और यहीं से शायद उनकी भूमिका सिर्फ असम तक नहीं रही, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में बढ़ने लगी। वो जो नेडा बना वो इसी का नतीजा था। बिल्कुल। अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व ने शायद ये समझ लिया था कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो पूर्वोत्तर में पार्टी के विस्तार के लिए मतलब तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, उसको नॉर्थ ईस्ट में जमीन पर उतारने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। और इसी सोच के साथ 24 मई 2016 को नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेडा का गठन हुआ और हेमंत को उसका संयोजक बनाया गया। ये नेडा आखिर था क्या? मतलब इसने बीजेपी की मदद कैसे की? नेडा एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक प्रयोग था। ये नॉर्थ ईस्ट के उन रीजनल पार्टियों का एक गठबंधन था जो एनडीए का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ थी और केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। अच्छा। हेमंत के संयोजक बनने से बीजेपी को इन क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बिठाने में, गठबंधन करने में बहुत आसानी हुई। इससे बीजेपी को उन राज्यों में भी घुसने का मौका मिला जहां उसका अपना संगठन उतना मजबूत नहीं था। हेमंत ने नेडा के जरिए मतलब अपनी जो मोलभाव करने की क्षमता, गठबंधन बनाने की क्षमता है, उसे असम से बाहर पूरे क्षेत्र में साबित किया। क्या कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे नेडा और हेमंत की रणनीति ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी को फायदा पहुंचाया? हाँ, कई उदाहरण हैं जो उनकी काम करने की शैली दिखाते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, 2016 में वहां काफी राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे पेमा खांडू। वो बागी होकर एक रीजनल पार्टी पीपीए उसमें चले गए थे। हाँ। कुछ ही महीने बाद दिसंबर 2016 में अचानक पेमा खांडू अपने 33 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। रातों रात बीजेपी की सरकार बन गई। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे हेमंत की ही मुख्य भूमिका बताई जाती है। उन्होंने पर्दे के पीछे सारे समीकरण साधे। अच्छा, और मणिपुर 2017 वाला? हाँ, मणिपुर तो क्लासिक केस है। 60 सीटें विधानसभा में, कांग्रेस 28 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी की तो सिर्फ 21 थी। हाँ, बीजेपी 21 के साथ दूसरा नंबर पर थी, लेकिन हेमंत ने इतनी तेजी से काम किया, रीजनल पार्टियों को, एनपीपी, एनपीएफ और निर्दलीय विधायकों को साधा, गठबंधन बनाया और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनवा दी। ये उनकी जोड़ तोड़ कहें या राजनीतिक प्रबंधन क्षमता, उसका एक बड़ा सबूत था। आज भी जब मणिपुर सरकार पर कोई संकट आता है तो अक्सर हेमंत को ही भेजा जाता है। त्रिपुरा में भी तो लेफ्ट का किला ढा दिया बीजेपी ने 2018 में। बिल्कुल, 25 साल पुराना लेफ्ट का शासन खत्म हुआ।
उस जीत में भी पर्दे के पीछे हेमंत की रणनीतिक भूमिका अहम मानी जाती है, खासकर जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी थी IPFT, उसके साथ गठबंधन करने में। और मेघालय, नागालैंड? उन राज्यों में भी बीजेपी मुख्य पार्टी नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके सरकार में शामिल हैं। और इन गठबंधनों को मुमकिन बनाने में नेडा संयोजक के तौर पर हेमंत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो उनकी ये सफलता का राज क्या है? क्यों उन्हें लोग पूर्वोत्तर का चाणक्य या अमित शाह जैसा कहने लगे? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो उनकी जबरदस्त मेहनत, वो 24/7 राजनीति में एक्टिव रहते हैं। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य अलग है, वहां के सामाजिक राजनीतिक समीकरण बहुत जटिल हैं। उनकी उन समीकरणों पर गहरी पकड़ है। तीसरा, उनकी नेटवर्किंग कमाल की है, व्यक्तिगत संबंध बनाने की क्षमता जो पार्टी लाइन से भी आगे जाती है। चौथा, वो बेहद महत्वाकांक्षी हैं और उन्हें रिजल्ट देना आता है। और पांचवा, उनकी रणनीति बनाने और उसे लागू करने की क्षमता, मतलब सही समय पर सही राजनीतिक चाल चलने में वो माहिर माने जाते हैं। हाँ, ये तो दिखता है। इन्हीं सब वजहों से उनकी तुलना अक्सर अमित शाह की चुनावी रणनीति से होती है। कभी कभी लोग उन्हें बीजेपी का प्रशांत किशोर भी कह देते हैं उनके चुनावी प्रबंधन के लिए। और इन सब का नतीजा उन्हें मिला 2021 में, जब वो आखिरकार असम के मुख्यमंत्री बने। हाँ, 2021 का संविधान सभा चुनाव बीजेपी फिर जीती और इस बार पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री चुना। ये उनके राजनीतिक सफर का आप कह सकते हैं शिखर था। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार बने हुए हैं। ये भी एक विडंबना ही है ना कि जिस कांग्रेस ने उन्हें राजनीतिक पहचान दी, उन्हें आगे बढ़ाया, आज वो उसी कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट से लगभग साफ करने में इतनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि भारतीय राजनीति में कभी-कभी विचारधारा से ज्यादा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और राजनीतिक अवसर ये कैसे हावी हो जाते हैं। वो बीजेपी के लिए एक स्टार कैंपेनर बनकर उभरे हैं। शायद गुजरात और दिल्ली के बाहर के पहले ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर यह पहचान मिली है। हाँ, मीडिया भी उन्हें कई नाम देता है, मैकियावेली, विराट कोहली, किंग मेकर। हाँ, ये सारे उपनाम उनकी जो प्रभावी और कभी-कभी विवादित भी कार्यशैली है उसी को दिखाते हैं। आज वो निश्चित रूप से बीजेपी के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर इन स्रोतों से उभर रही है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा की कहानी, एक छात्र नेता से शुरू करके कांग्रेस में ताकतवर मंत्री बनना, फिर मतभेदों के चलते पार्टी छोड़ना और फिर बीजेपी में आकर न सिर्फ असम के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में पार्टी के विस्तार का मुख्य रणनीतिकार बन जाना। ये सफर महत्वाकांक्षा, रणनीति, विवाद और सफलता सबसे भरा हुआ है। हाँ, उनकी यात्रा ये दिखाती है कि कैसे राजनीतिक कौशल, सही समय पर पाला बदलने का फैसला और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका विश्वास किसी नेता को क्षेत्रीय राजनीति से उठाकर राष्ट्रीय मंच पर ला सकता है। उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर की राजनीति की दिशा ही बदल दी है। वाकई एक बहुत ही जटिल और प्रभावशाली राजनीतिक सफर रहा है उनका। अब भविष्य में देखना होगा कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका क्या रहती है और असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर उनकी नीतियों का आगे क्या असर पड़ता है। और यहाँ एक सोचने वाला सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की राजनीति जो व्यक्तिगत निष्ठाओं पर और तात्कालिक गठबंधनों पर इतनी ज्यादा निर्भर करती है, उसका पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र की जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, जो समावेशी विकास है, उस पर क्या असर पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी गौर करते रहना होगा।